तो फर्स्ट जो गैस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब हम इनहेल करते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को अपने लंग्स में एक्सेल करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो भी जो है नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो है डायरेक्टली नहीं लेते हैं नाइट्रोजन, बल्कि एक बैक्टीरिया जो है जो कि सॉइल के अंदर होता है, वो जो है प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट से जो है उसको नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद जो है वो सरवाइव करते हैं। सेकंड जो हमारी गैस है वो है ऑक्सीजन। ये जो है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है, ये भी नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर पर आती है। और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सभी जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं अपनी ब्रीदिंग के लिए। साथ में जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 5 लेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट जो है 13 किलोमीटर है। जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो यहीं पर एग्जिस्ट करती है। जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं, जैसे कि फॉग है, हेलस्टॉर्म है, रेनफॉल है, वो सभी जो है इस लेयर में अकर होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये ट्रोपोस्फियर के बाद आती है और इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और मोस्टली ये जो है इधर पे जो जितने भी क्लाउड्स वगैरह जो होते हैं, जो वेदर फिनोमेना होते हैं, ये यहाँ पर नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर जो एरोप्लेन है उसके लिए, फ्लाइंग के लिए ये जो स्ट्रेटोस्फियर वाली जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जो स्ट्रेटोस्फेयर की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो भी ओजोन गैस है उसकी भी जो लेयर है वो भी इसी लेयर के अंदर इंक्लूड है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली में। ये जो हमें जो ओजोन लेयर होती है ये हमें जो सन से आने वाली जो भी हार्मफुल सनरेज होती है उससे जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। मीजोस्फेयर ये जो है थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है। ये इसकी जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर। इट मीन्स जब भी जो भी स्पेस के अंदर एंटर करता है, अगर वो जितनी भी मेटेरिस्ट होते हैं, मेटेरिस्ट कौन होते हैं जो कि मौसम के बारे में बताते रहते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं इधर से, तो ये जो मीजोस्फीयर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए वो अपने आप को कवर करके जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है ये जो है बहुत जल्दी ही जो टेम्परेचर एकदम राइज हो जाता है, मतलब जब हम हाइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो आइनोस्फियर जो है ये भी इसी पार्ट की लेयर है। इसकी जो हाइट है वो है 80 to 400 किलोमीटर, और ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसे एक्सोस्फियर कहते हैं, और यहाँ पर जो एयर का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा थिन होता है। कई सारी लाइट गैसेस हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं या फिर फ्लोट करती हैं, जैसे कि हीलियम है एंड हाइड्रोजन है। इसके बाद है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है? वेदर है वो सिचुएशन डे टाइम की, जो कि आवर टू आवर या डे टू डे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे कि एक दिन के अंदर जो है जो डे है वो सनी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है और विंडी भी हो सकता है। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग आवर के लिए होता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक किसी एरिए के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। मोस्टली हम 30 ईयर्स का जो क्लाइमेट होता है उसको हम उस प्लेस का क्लाइमेट बताते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट है। यानी 30 ईयर्स से अगर हम नोट करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है हमेशा
राइज ही रहता है। डे का टेम्परेचर हाई रहता है, नाइट जो होती है वो प्लीजेंट होती हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें भी यही है कि जो वहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो वेदर एंड क्लाइमेट में यही डिफरेंस है कि वेदर जो होता है एक दिन में कई बार जो है चेंज भी हो सकता है, आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है, और डे टू डे भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कंडीशंस होती हैं उसके अनुसार हमारा वेदर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर जो होता है वो एक तरीके की डिग्री है या जिसके थ्रू हमें हॉट और कोल्ड के बारे में पता चलता है कि हॉट और जो कोल्डनेस होती है एयर की उसको हम टेम्परेचर से मापते हैं। जैसे कि थर्मामीटर जो है मेज़र करती है टेम्परेचर, बैरोमीटर मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गोज जो होती है उससे हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं, विंड वैन से हम जो है डायरेक्शन ऑफ विंड को शो करते हैं। तो जो भी हमारा टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में वो जो है सिर्फ डे टू डे चेंज नहीं होता है, बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। समर्स के अंदर समर ज़्यादा हॉटर होते हैं दैन विंटर्स के, यानी विंटर जो है कम हॉटर होते हैं और समर ज़्यादा हॉटर्स होते हैं। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है कि एक ग्रेट फोर्स होती है जो कि हमारे आसपास मौजूद रहती है। हमारा जो बॉडी पार्ट है उस एयर को जो है तभी फील करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स पड़ता है। तो एयर प्रेशर जो है एक तरीके से एक्सर्टेड होती है बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम वी गो अप लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की लेयर्स में की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा रैपिडली फॉल हो जाता है। और जो एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे सी लेवल से जो है हम अपर की तरफ जाते हैं यानी माउंटेन एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है विंड। मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होती है, एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो भी एयर मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। हमेशा जो भी एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से क्रिएट होती है लो प्रेशर एरिया की तरफ। और हमने जो है इसमें ये पढ़ना है कि भाई जितने भी वर्क होता है जैसे कि ड्राई लीव्स होती हैं या फिर ट्रीज़ हैं ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, ये जो है विंड बहुत ज़्यादा विंड जो जब स्ट्रॉन्ग होती है तब क्या होता है स्टॉर्म आते हैं, या फिर जो लीव्स होती हैं जो ड्राई लीव्स होती हैं वो गिरती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड आती हैं अगर हम बाहर की तरफ निकलते हैं अम्ब्रेला लेके रेनी सीजन में, तब क्या होता है कि हमारा अम्ब्रेला जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, विंडी डे के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। विंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो विंड्स होती हैं वो 3 टाइप के अंदर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज़ परमानेंट विंड्स, वो विंड जो कि वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज विंड्स होती हैं जिनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं, और ये पूरे साल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती रहती है। सेकंड है सीजनल विंड्स। ये जो विंड्स होती हैं ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल है मॉनसून इन इंडिया। थर्ड लोकल विंड्स। ये जो विंड्स होती हैं ये ब्लो करती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। किसी स्मॉल एरिया में पर्टिकुलर डे पर या ईयर के अंदर जो है एक छोटे से एरिया में लोकल विंड्स चलती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लैंड एंड सी ब्रीज है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है तो वहाँ पर जो है समर के अंदर जो है लू ब्लो करती है, तो ये क्या है लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब जो वाटर जो होता है इवेपोरेट्स होता है यानी भाप बनकर जो है लैंड से या जो वाटर बॉडीज़ हैं उससे जो है वाटर
जो है वेपर बन जाता है, तो जो मॉइस्चर जो होता है वो एयर के अंदर अवेलेबल रहता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एयर होती है जब इसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ह्यूमिड डे भी कहते हैं। जब एयर जो वार्मर हो जाती है और इसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो वाटर वेपर को जो है एब्जॉर्ब कर सके, तो उस टाइम पर क्या होता है कि अचानक से प्रेसिपिटेशन हो जाती है, यानी कि बारिश हो जाती है। और ये जो है जिसके कारण जो क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं वो जो है ड्राई नहीं होते हैं, और हमारा जो स्वेट होता है, जो पसीना जो होता है वो इवेपोरेट नहीं होता है इजीली, इसलिए हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रेनफॉल होती है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जब आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब वार्म एंड कोल्ड एयर जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं तब जो है साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। ये मोस्टली बे ऑफ बंगाल या फिर हमारा जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वहाँ पर इस टाइप की रेनफॉल होती है। सेकंड है रिलीफ यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है मोस्टली माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर होती हैं। थर्ड इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है मोस्टली इक्वेटर के आसपास होती है या फिर कोस्टल एरिया के आसपास होती है। इसमें क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर क्या है क्लाउड्स के अंदर जो है थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, जब उनको कोल्ड एयर मिलती है तब जो है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, जिसको हम रेनफॉल कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि जो भी रेनफॉल होती है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर लेकर आती है। और अगर रेनफॉल कम होती है तब क्या होता है, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है और ड्रॉट होता है। और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तब क्या होता है, फ्लड होती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर है। आई होप कि आपको ये जो समरी है अच्छे से समझ में आ गई होगी।